एंड सो द नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग चलते हैं, जो कि पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है, विच इज द स्टिंग ऑपरेशंस। जब कपिल देव का ये इंटरव्यू आता है, उसके बाद मनोज प्रभाकर, आउट ऑफ ऑल पीपल, जो कि खुद भी सपोजिटली इन्वॉल्व है फिक्सिंग में, वो एक स्टिंग ऑपरेशन पता चला निकालते नहीं हैं। है वैसे कि वो फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब कह सकते हैं, अभी नहीं पता तक चला, ये बट किसी को नहीं पता कि मनोज प्रभाकर भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट वो एक स्टिंग ऑपरेशन की पूरी सीरीज लेके आते हैं तहलका टीवी के साथ। एंड वही अगेन, तहलका टीवी यूट्यूब चैनल है जिसपे ये सारे स्टिंग ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, तो 6 आप वीडियोस हैं, जाके देख लेना ये भी। खुद जाके देख सकते हो। यहाँ पे खूब बड़े बड़े पर्सनालिटीज जो कि लॉ एंड ऑर्डर में भी थे, और कुछ कुछ क्रिकेटर्स, उन सबके स्टिंग ऑपरेशंस लिए गए हैं, तो वो सारे इसके अंदर होते हैं। मनोज प्रभाकर, एज ए सेड, वो पूरी सीरीज लेके आते हैं स्टिंग ऑपरेशंस की। एंड हम लोग बात करने वाले कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मुंबई पुलिस कमिश्नर की। उन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन में क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये फिक्सिंग है जो खेल है, ये अभी नहीं, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ये चीज़ गावस्कर की कैप्टेंसी के अंडर स्टार्ट हुई थी। कपिल देव की कैप्टेंसी के अंडर ये पूरा सिस्टम जो था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया। एंड देन पीक आई इस पूरी फिक्सिंग स्कैंडल की अजरुद्दीन के अंदर। सो मतलब गावस्कर जब से कैप्टन था, आप सोच सकते हो कि कब से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ये चीज़ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बोली। देन अगेन आप ये स्टिंग ऑपरेशन का है, ये ऑफिशियल नहीं है। मतलब अब वही है ना कि आप लोग कितना बिलीव करोगे, ये आपकी खुद की इमेजिनेशन के ऊपर है, और ये खुद के इंटरप्रिटेशन पे। और ये गावस्कर के अंदर शुरू हो रहा है, कपिल देव के अंदर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गावस्कर कपिल देव इन्वॉल्व है। हाँ, ऑब्वियसली, राइट, मतलब बेसिकली उनके अंडर एरा के अंदर, हाँ, राइट। एंड उन्होंने ये चीज़ भी बोली है, विच मतलब जिसके चलते हुए मैं शायद ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड की रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा करूँ। उन्होंने बोला कि बुकीज़ जो है ना, ये सब डरते हैं उनके पास जाने से, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास जाने से, क्योंकि वो लोग जाके मैच रेफरी, टीम मैनेजर, इन सबको बता देते हैं, खुले में आके बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी वो प्राइड है, नेशनल प्राइड है कि भाई हम लोग अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगेन हैट्स ऑफ टू दोज गाइस। ये चीज़ बोली मुंबई पुलिस कमिश्नर, जो कि विच इज वेरीफाइबल आल्सो, कि जब शेन वॉर्न ने वो पहली स्टोरी में आके बोल दिया था। ट्रू, तो ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, मनोज प्रभाकर जो हैं वो ये कहते हैं, एंड यहाँ पे वो अजीत वाडेकर का स्टिंग ऑपरेशन लेते हैं। अजीत वाडेकर कौन थे? वो उस टाइम पे टीम मैनेजर थे इंडियन टीम के। उनका स्टिंग ऑपरेशन लेने से पहले 1994 के टाइम पे जब भी हुआ है पूरा, हाँ, उनका स्टिंग ऑपरेशन लेने से पहले वो ये कहते हैं ओपनली आके, मनोज प्रभाकर पब्लिकली ये कहते हैं कि मैंने जो मेरे को कपिल देव ने ऑफर करा, वो मैंने जाके टीम मैनेजर को बोल दिया था, एंड मैंने पूरी कंप्लेंट कर दी थी। बट उसी टाइम पे अजीत वाडेकर भी पब्लिकली आके कहते हैं कि भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला गया, एंड ये सब झूठ बोल रहा है। सो देन मनोज प्रभाकर उनका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। उनका स्टिंग ऑपरेशन करते हुए बोलते हैं कि सर आपको मुझे थोड़ा बैक करना चाहिए था, उस टाइम पे मेरी हालत देखो, बीसीसीआई ने क्या कर दिया है, मैंने आपको बोला था कपिल देव के बारे में। एंड तब अजीत वाडेकर स्टिंग ऑपरेशन में कहते हैं कि हाँ भाई तूने बोला तो था, बट मैं पब्लिकली ऐसा नाम नहीं ले सकता था किसी का। सो देन अगेन, मतलब आप स्टिंग ऑपरेशंस में बिलीव करते हो तो आप इसका अपना अलग मतलब निकाल सकते हो। अगर नहीं करते, अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे भी झूठ बोल रहे होंगे लोग, तो फिर आपका कुछ और मतलब निकलेगा। दिस इज ओपन टू योर इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। ना हम लोग आते हैं रवि शास्त्री पे। एंड भाई आई लव दैट गाय भाई। रवि शास्त्री ने जितनी ओपनली वो बात करते हैं ना, जितनी रॉ होके वो बात करते हैं, एंड यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को उन्होंने बताई है, शॉकिंग स्टोरीज हैं ये जो सुनना। हाँ, रवि शास्त्री ये बोलते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है पूरा। हाँ, रवि शास्त्री बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम, जो कि गैंगस्टर का नाम मैंने लिया था, आई थिंक प्रोबेबली इंडियन की मतलब पूरी अभी तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वही है, दाऊद इब्राहिम। वो जो है बहुत रेगुलरली प्लेयर्स से मिलने आता था। इनफैक्ट 1986 में शारजा के ड्रेसिंग रूम में वो कपिल देव से मिलने आए थे। ये चीज़ रवि शास्त्री ने बोली है, ऑन मतलब स्टिंग ऑपरेशन में बोला है कपिल देव से मिलने आए थे। सो एक ये भी चीज़ है। अब इसका भी आप क्या मतलब निकालोगे? रवि शास्त्री की वाइफ उस टाइम पे वहीं पे प्रेजेंट थी उसी स्टिंग ऑपरेशन में, एंड वो एक इंसिडेंट बताती है जो कि मतलब आपको एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपको लगेगा कि कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक्चुअली में इन्वॉल्वमेंट अंडरवर्ल्ड का। वो ये कहते हैं कि एक बार वो अपने घर पे थे, एंड बिल्डिंग में मतलब अपनी फ्लैट के अंदर थे, एंड उस टाइम पे रवि शास्त्री जो है वो किसी टूर की वजह से बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ टाउन थे। उस टाइम पे दो लोग आते हैं बिल्डिंग के अंदर, एंड गार्ड से कहते हैं कि हमें 8th फ्लोर तक जाना है। तो वो कहता है ठीक है भाई जाओ। तो वो पहुँचते अल्टीमेटली रवि शास्त्री घर है, जहाँ की 8th फ्लोर पे था नहीं उनका घर। रवि शास्त्री घर पहुँचते कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है आपसे,
रवि भाई से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, उनने अग्री कर दिया इस उस चीज़ टाइम के पे लिए। रवि शास्त्री घर पे नहीं था, उनकी वाइफ घर पे थी। वाइफ घर पे थी। रवि भाई से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है, उन लोगों ने अग्री कर दिया है। सो आप प्लीज़ दरवाजा खोल डील दीजिए। वील होगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हाँ, तो उनकी वाइफ ने नेचुरली मना करा कि वो घर पे है नहीं और मुझे कुछ बताया नहीं कि इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, तो हम नहीं कर सकते। तो उनने कुछ ऐसे करके बोला, बाय द वे रात के 11 बज रहे थे, तो रात का टाइम था। उनने बोला कि आप हमें बस एक बार अंदर आने दीजिए, हमें बस साइन कराना है, फिर हम चले जाएंगे। तो बोला कि आप लोग कल परसों आना, जब वो वापस आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें सुबह बनारस निकलना है, तो हमें अभी आना होगा। तो उन्होंने कहा देखो रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं अंदर तो नहीं आने दूंगी तुम्हें। एंड सो अल्टीमेटली वो वहाँ से चले जाते हैं। नाउ द थिंग इज, उसी बिल्डिंग में सुनील गावस्कर के पेरेंट्स भी रहते थे। एंड उन लोग मतलब जैसे ही वो लोग गए, थोड़े टाइम बाद उनकी वाइफ को ये दिमाग में आया कि भाई सुनील गावस्कर के पेरेंट्स भी रहते हैं, वो तो अकेले रह रहे हैं, थोड़े एजेड पेरेंट्स हैं। सो वो भाग के उनके फ्लैट के पास गई एंड उन्होंने देखा कि वही 2 लोग जो थे वो उनसे बात कर रहे थे। ना उन लोगों ने उनकी वाइफ ने जाके बोला कि आप जानते कौन है ये? तो सुनील गावस्कर के पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये लोग कह रहे हैं अजय शर्मा के कज़न है, तो होंगे उनसे बात कर रहे हैं। तो फिर उनकी वाइफ कहती हैं कि आपको कैसे पता अजय शर्मा के कज़न है? बताया अजय शर्मा ने ऐसा कुछ? तो कुछ नहीं। फिर वो थोड़ा सा हल्ला, एजन ये नहीं कि भाई चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, बट थोड़े क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट करती कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो। तो फिर वो तुरंत उठ के वहाँ से चले जाते हैं। एंड इफ़ यू एक्चुअली लुक एट इट, ये स्टोरी एक्चुअली में इतनी स्कैरी है क्योंकि मतलब बहुत क्लियरली, ऑब्वियसली अब मैं नाम लेके नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि वो अंडरवर्ल्ड के आदमी थे और उन लोगों ने आके ऐसा करा था। सो कितना स्कैरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू योर ओन सेल्फ, वो आपकी पूरी फैमिली पे बात आएगी। एंड नाम भी अजय शर्मा का ही आया वैसे। अजय शर्मा का ही नाम आया। और आप मतलब हो सकता है टाउन के अंदर ना हो, क्या हो जाए किसके साथ, किसे क्या पता चलेगा भाई। सो एक्चुअली में इतनी ज़्यादा स्कैरी है, बट ये पूरी स्टोरी सुन के मेरे को एक्चुअली में लगा था कि भाई काफ़ी। और ऐसे में ये वही बात फिर से आ गई नहीं, अगर कोई बंदा फिक्सिंग करवाया जा रहा है उससे, तो वो कैसे आके पब्लिकली बोल देगा अगर उसकी फैमिली पे ऐसे ऐसे लोग आके कुछ भी करने को तैयार है, घर के अंदर बैठ गए हैं। पेरेंट्स अगर किसी के इनोसेंट है उस एज में, तो वो तो घुस जाएंगे घर के अंदर, अब पता है कर देंगे। मतलब सब लोग वही ना, अल्टीमेटली सब लोग यही कहेंगे नहीं भाई, बट नेशनल ड्यूटी पे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो होता है विच इज करेक्ट, बट हर किसी में वो विल पावर नहीं होती है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे सबको रियलाइज करना चाहिए कि इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू से भाई, हाँ, हम पे तो बात आई नहीं है, हम तो बैठ के बोल सकते हैं। हाँ, बट एक्चुअली में जिनके साथ हो रही होती है वो चीज़, ऑब्वियसली गलत तो है ही काम, बट वो कैसे उस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था, ये स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, बट एक बार आप अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में आ जाते हो तो फिर आप निकल नहीं सकते वहाँ से। हमेशा आप रहोगे ही रहोगे, कुछ ना कुछ करके वो आपसे फेवर्स निकलवाते रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। एंड यहाँ पे वही ना, सब लोग बाकी लोग एग्जांपल देंगे, बट सचिन तेंदुलकर ने तो नहीं करा, राहुल द्रविड़ ने तो नहीं करा। वो अगेन उनकी ग्रेटनेस है भाई, कि उन लोगों ने हो सकता है क्या, हाँ वो घुसे ही नहीं उसके अंदर बिल्कुल भी। तो अगेन वो उनकी ग्रेटनेस है। बट मूविंग ऑन, अब हम लोग नेक्स्ट आदमी की बात करते हैं जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, जयवंत लेले। उन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कहा कि उनको 2 मैचेस के बारे में बताया गया था फ़ोन कॉल पे स्ट्रेंजर ने, कि ये 2 मैचेस फिक्स्ड हैं, इसके अंदर अजरुद्दीन और अजय जडेजा ये दोनों रन आउट हो जाएंगे। रविंद्र जडेजा नहीं है भाई कोई सोच हाँ, क्योंकि अभी इस जनरेशन में तो सबको ये लगेगा ना जडेजा, रविंद्र जडेजा की बात हो रही है। अजय जडेजा और अपने अजरुद्दीन ये दोनों रन आउट हो जाएंगे उस मैच में। उनको जैसी ये चीज़ पता चली, वो जाके सचिन तेंदुलकर को बताते हैं। एंड सचिन तेंदुलकर ये कहते हैं कि भाई टेंशन मत लो, ये मैच मैं अकेले जिता दूंगा, और वो दोनों मैच जिता देते हैं। एंड यहाँ पे ना मतलब भाई दिस इज वाई इज द गोट, मतलब विराट कोहली फैन भी मान रहा है कहे कि भाई मैं मजाक से कह रहा हूँ, मेरा पूरा नैरेटिव चेंज हो गया भाई, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई इस पूरी उसके बाद। क्या मतलब जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा आगे एड्रेस करूंगा जब मैं थोड़ी और चीज़ें बोलूँगा, बट आगे मैं तगड़ी तरीके से बताऊंगा। उनने इंडिया को मैच जिता दिया। देन इसी के चलते जब ये पूरे स्टिंग ऑपरेशंस रिलीज होते हैं, कपिल देव जो है, जो कि उस टाइम पे टीम के कोच थे, वो रिजाइन करते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, उनने ये चीज़ बोली थी कि मैं इसलिए रिजाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम आ गया इसके अंदर, मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि आई एम जेन्युइनली हर्ट इस चीज़ के थ्रू। एंड नेचुरली भाई अगर एक लेजेंड है, उनके पूरे करियर पे ऐसे टार्निश करा जा रहा है, तो नेचुरली कोई भी बंदा हर्ट होगा भाई। प्लस आई थिंक वो टीम के बेटरमेंट के लिए भी सही था, क्योंकि अगर आपने एलिगेशंस लगा दिए, चाहे वो बंदा इनोसेंट भी हो, तब अननेसेसरी फिर वो लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, कोर्ट के चक्कर लेंगे, उसमें टीम को क्यों फंसाना है। हाँ। अगर आप टीम के कोच हो तो क्या पता अवेलेबल भी ना हो हर टाइम टीम के लिए,
तो ऐसे में सही डिसीजन था वो करना। एंड जो लास्ट पॉइंट तुम बोल दो, मैं चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में हम लोग कपिल देव के बारे में भी डिस्कस करें एक बार, एंड कि क्या वो एक्चुअली में इन्वॉल्व थे कि नहीं। राइट, एंड इसी के चलते वो अल्टीमेटली रिजाइन करते हैं। एंड देन बीसीसीआई जो थी, जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, जिन जिन प्लेयर्स का नाम आया था, उन सारे प्लेयर्स को ब्लॉक कर देती है खेलने से, विच इज बेसिकली मोहम्मद अजहरुद्दीन, नयन मोंगिया, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, इन चारों प्लेयर्स को इनको ब्लॉक कर देती है। एंड देन सौरव गांगुली को कैप्टन बनाया जाता है। कैप्टन वो बन गए थे, मतलब हाँ, प्रोमिनेंट हो गए थे तुम। राइट, सो एंड उनके अंडर काफी सारे नए नए प्लेयर्स आते हैं, लाइक युवराज सिंह, जहीर खान, ये सब यंगस्टर्स थे उस टाइम पे। एंड देन ये अलॉन्ग विद द लेजेंड सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सब लोग एक नया फेज शुरू टीम को आगे लेके जाते हैं, जो कि मतलब रिवाइव करते बेसिकली इंडियन क्रिकेट को। माइंड यू, ये जितने मैंने स्टिंग ऑपरेशंस का नाम लिया, इसमें जो जो पोजीशंस ऑफ पावर में लोग बैठे थे जो कि क्रिकेट से इन्वॉल्व नहीं थे, उनने ये कहा था, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, जयवंत लेले ने ये चीज़ कही थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सचिन तेंदुलकर खेलना छोड़ देगा। एंड क्यों खेलना छोड़ देगा? इसलिए नहीं क्योंकि नाम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर एक मैच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अगर एक मैच में रन नहीं बने तो सब तो यही कहेंगे ना, नहीं फिक्सिंग करी है भाई, बाकी लोग कर रहे हैं, इनने भी करी है। एंड फॉर अ गाय प्लेइंग एट दैट लेवल, जिनने सब सैक्रिफाइस करके क्रिकेट में घुसे हैं अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, अगर वो अपनी मिस्टेक्स आउट हो रहे हैं एंड उन पर डायरेक्टली उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर दिया जाए तो वो कितना हर्ट करेगा एक्चुअली। व्हिच इज व्हाट हैपेंड विद कपिल देव आल्सो। फेयर। तो इसी के चलते ये लोग इंडियन क्रिकेट को आगे जाके रिवाइव करते हैं। एज वी नो, अब ये लोग कितने बड़े लेजेंड्स हैं। मतलब जो क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट का गोल्डन एरा जो शुरू हुआ था बेसिकली, जो फैब फोर थे इंडिया के, जिनको नहीं पता होगा कई लोगों को, वो एक्चुअली में इस रूइंस के अंदर से निकल के आए थे। जो डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट हम लोग कहते हैं कि जो फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ था, वहां से सौरव गांगुली ने टीम को उठाया है। एंड आप कहोगे कि वो ट्रॉफीज नहीं जीता है, धोनी, कोहली, रोहित, इनके पास ट्रॉफी से दिखाने को क्रेडिबिलिटी है, बट गांगुली ने उस जगह से इंडियन टीम को एक फाउंडेशन ले करके दिया जिसके ऊपर फिर धोनी, कोहली, रोहित जैसे लोग बिल्ड कर पाए। कई लोग कहेंगे कि यार गांगुली के पास ट्रॉफी नहीं है, बट क्या गारंटी है कि अगर धोनी, कोहली, रोहित उस टाइम पे कैप्टन होते तो वो टीम को इतने अच्छे से हैंडल कर पाते। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, वहां से उठा के लेके आना टीम को। अगर कोई भी बंदा कहेगा कि गांगुली ग्रेटेस्ट कैप्टन है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों कह रहा है। एंड दैट इज व्हाई दे से कि आपको एरास को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस बहुत डिफरेंट थी। एंड जस्ट टू टेल यू कितना गंदी हालत थी, मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने ये भी बोला था स्टिंग ऑपरेशन में कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर क्रिकेट बंद हो जाए इंडिया में। इतना बुरा हाल था। कितनी बड़ी चीज़ है कहना, नेचुरली होगा भी। इवन हर्षा भोगले ने ये चीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्री में बोली थी। एंड कितना सरप्राइजिंग ये चीज़ बोलना कि जब ये चीज़ पूरा निकल के आया था तो मैंने प्रे करा था कि भाई बस सचिन तेंदुलकर इन्वॉल्व ना हो इसके अंदर, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर इन्वॉल्व है तो फिर क्या रहेगा क्रिकेट में देखने को। इस लेवल पे थे वो, एंड इतना भाई वो आइडल थे पूरी कंट्री के। तो अगर बाकी लोगों के, ऑब्वियसली सबका एक आइडल नहीं होता, सबके अलग अलग आइडल्स होते हैं, अगर उनके आइडल ऐसे किसी स्कैंडल में पकड़े जाते हैं तो वो उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा। नेचुरली वो यही सोचेंगे ना कि भाई स्पोर्ट फिर क्या फ़ायदा देखने का अगर सब फिक्स्ड ही है। करेक्ट। बट मूविंग ऑन, जो कपिल देव पे बात करनी थी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? मैं इस सेगमेंट में बेसिकली इस बात पे एंड करना चाहता हूँ, ये केस हम सॉल्व करते थे कि कपिल देव इन्वॉल्व थे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग आज की डेट पे ये मानते हैं। मैंने काफ़ी सारे पोस्ट्स पे जाके देखा, वीडियोस पे जाके देखा, कई लोग कमेंट्स में भी बिलीव करते हैं कपिल देव इन्वॉल्व थे। ओके, मेरा तो फर्म बिलीफ है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पहली बात तो ये, और उसका प्रूफ क्या है बेसिकली अगर आप देखो, पहली बात तो कोर्ट ने पूरी क्लीन चिट दे रखी है, पर वो कई लोगों को दे रखी है। ऑल्दो उस क्लीन चिट का मतलब क्या है वो डिफरेंस है, वो भी एक्सप्लेन मैं करूंगा अच्छे से। बेसिकली कपिल देव के साथ क्या हुआ है कि आप लोगों ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए कि ये जो थे उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट बंदे थे, 83 का वर्ल्ड कप जिताया था, प्रॉब्ली द बिगेस्ट फिगर इन इंडियन क्रिकेट उस टाइम पे थे वो। उनको अपने स्केपगोट बना दिया बड़ी आसानी से एंड कह दिया कि इन्होंने पैसे ऑफर करे थे। अगर आप जाके स्टिंग ऑपरेशन की वीडियोस देखोगे मनोज प्रभाकर वाली, उन्होंने सिद्धू से बात करी, उन्होंने रवि शास्त्री से बात करी, उन्होंने सुनील गावस्कर से बात करी, सबसे बात करी है, बीसीसीआई के ऑफिशियल से बात करी है। किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि हमने देखा है कपिल देव को ये सब होते हैं। सबने ये कहा कि हाँ शायद तूने बोला था उस टाइम पे कि कपिल देव के पास गया है, पर क्या एक्चुअली में कपिल देव के पास गया ये किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है। इफ यू रिमेंबर, अजीत वाडेकर जो कि टीम मैनेजर थे, उनने भी स्टिंग ऑपरेशन में ये बोला कि हाँ तुमने मुझसे बोला तो था कि कपिल देव ने पैसा ऑफर करा है। उनने ये नहीं बोला कि कपिल देव ने पैसे नहीं ऑफर नहीं करे, कपिल देव ने पैसे ऑफर करे थे भाई मनोज प्रभाकर को। अच्छा उसके लिए हाँ सो उन्हें ऑफर करे हैं, ये तुमने मुझसे ऐसा बोला था, ये नहीं बोला था, ये नहीं बोला अजीत वाडेकर ने कि कपिल देव ने ऑफर करे थे। उन्होंने बोला कि हाँ तुमने मुझसे ऐसा बोला तो था।
तो आप कितनी भी यहाँ पे चाहे स्टिंग ऑपरेशन देखो चाहे न्यूज़ रिपोर्ट्स देखो, हर में यही आएगा कि ये जो बात है ये मनोज प्रभाकर और कपिल देव के बीच की है ना, और किसी को कुछ पता है कि किसका क्या कपिल देव ने एक्चुअली में दिया था। सबको मनोज प्रभाकर के थ्रू ये चीज पता चली है। उनके बीच में कैसे मनोज प्रभाकर की ही है, क्योंकि कपिल देव भी साफ साफ कहते हैं भाई ये किसी ने हवा में उड़ा के बात मेरा नाम ले लिया। एंड इट ऑल्सो मेक्स सेंस, अगर आप बिगेस्ट पार्टी को टारगेट कर रहे हो अपने आप से अटेंशन हटाने का, तो काफ़ी सेंस बनाते हैं इस चीज़ का। तो पहली बात तो कोई लीगल इसका एविडेंस नहीं है, और ये लीगल एविडेंस हम लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में नहीं कह रहे हैं, जो लोगों ने बिहाइंड क्लोज डोर्स भी बातें करी हैं उसमें भी सब नहीं है कहा है कि भाई हमने तो नहीं दिखा होते हुए, ये तुम कह रहे हो ऐसा। एंड कुछ चीज़ें ना एट टाइम्स आई फील एटलीस्ट कि जब किसी का इंटरव्यू देखते हो तो आपको समटाइम्स चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या सच है क्या गलत है। मतलब उस चीज़ को तुम प्रूव नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब वो तो तुम्हारा पर्सनल गट फ्रॉम मैं गट फीलिंग के हिसाब से ही कह रहा हूँ कि कुछ लोग जब कुछ चीज़ें बोले तो आपको पता चल जाता है। जब ये पूरा केस निकला था तो कपिल देव एज अ कोच उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी एंड उसमें उनने काफ़ी गुस्से में एड्रेस करा था इस चीज़ को। तो भाई मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है कि उन पे ऐसे नाम उछाल दिया गया जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया है, आपने उनके ही नाम पे ऐसी मिट्टी उछाल दी। नहीं, और जो कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी है, जो कि मतलब कपिल देव के ऊपर सारे जो एलिगेशन वो बेसलेस हैं, और जो बाकी प्लेयर्स के साथ हुआ है उसमें फर्क है। वंस अगेन आई वुड रीआइटरेट दिस। तो अगर कोई बंदा ये आर्गुमेंट लेके आ रहा है इस टाइम पे कि अच्छा उस हिसाब से तो फिर जो है कोर्ट ने अजरुद्दीन और नजर जडेजा इन सबको भी फ्री कर दिया, तो नहीं, उन दोनों में फ़र्क है, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेगमेंट में। वो टेक्निकलिटी एक होती है, एंड उसके हिसाब से कपिल देव पे कोई एलिगेशन वैलिड नहीं है। एंड मैं तो जेन्युइनली मानता हूँ कि ये सब एक वही स्केटबोर्ड की तरह उनको ट्रीट करा गया, फालतू में एक डाइवर्जन था कि अगर आपको अपने ऊपर से अपने वो जो सरदर्दी है वो हटानी है और पब्लिक को डाइवर्ट करना है, सबसे बड़े नाम पे डाल दो, उससे बड़ा कोई स्कैंडल और क्या हो सकता है। सारी अटेंशन वहां चली गई। आई थिंक कपिल देव को वैसे यूज करा गया था। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।